बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। पीटीआई के अंदर लड़ाइयाँ जो हैं, बाहमी लड़ाइयाँ, वो ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोग जो हैं अरकान असम्बली पीटीआई के, उनको पार्टी से निकालने का हुक्म दे दिया है। उसके क्या असरात होंगे? और साथ ही इमरान खान साहब, पार्टी के अंदर इंतशार है, स्ट्रीट पावर खत्म हो चुकी हुई है, लेकिन इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि रमजान अल मुबारक के बाद यानी ईद के बाद मुल्क की तहरीक शुरू की जाएगी और तहरीक के लिए अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके साथ वो कहते हैं जब मुज़ाकरात जो है वो राब्ते वगैरह है वो तेज़ किए जाए, उनके साथ मिलकर लाहेअमल बनाएंगे। अब जिनके साथ मिलके लाहेअमल बनाना है उनमें से जो सबसे बड़ी जमात है इस जलसे जुलूसों के हवाले से, वो तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है। और मौलाना फजल रहमान साहब को जनाब उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। इस हवाले से जनाब उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मौलाना साहब के नाम भेजा गया है। ये क्या मामला है, इस पर बात करूँ। इन हालात में क्या इमरान खान साहब की जो तहरीक की ख्वाहिश है ये पूरी हो सकेगी? कौन इमरान खान साहब को पट्टियां पढ़ाता है? और या फिर इमरान खान साहब इस हद तक हवास बाख्ता हो चुके हुए हैं कि वो सही फैसले पे ही नहीं पहुंच पा रहे, हालात का अदराक नहीं कर पा रहे। इस पर हम बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन बात होने वाली लड़ाई भी बीच में आएगी। ज़ाहिर है जो उन्होंने शेब शीन साहब को धक्के धुक्के दिए हैं, मुक्के शुक्के मारे हैं, गिराया ज़मीन पे उनको, तो शेर अफजल मरवत भी हमारा जो है विलाग का मौजू होगा। लेकिन इससे पहले एक और इशू है, आईनी मामला है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दो अरकान जो हैं उनके ओहदे की मियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मेरे ख्याल 26 या 27 जनवरी को उनके 5 साल पूरे हो गए थे, सिकंदर सुल्तान राणा साहब के, निसार अहमद दरानी साहब के और शाह महमूद जतोई साहब के। अब आइन में तरमीम कर दी गई है, वो काम करते रहेंगे, लेकिन नए ओहदेदारों के तयन के लिए या तकर्रर के लिए जो आइनी कार्रवाई है वो शुरू नहीं हुई अभी तक। वैसे ये जो गंदी रवायत है ना, जो भी गंदी रवायत है जमहूरियत में, उसके पीछे पीटीआई नजर आएगी आपको। ये जो गंदी रवायत है ना ताखीर वाली, इसके पीछे भी पीटीआई है। आपको याद होगा कि पहले तो ये बता दूं ना कि ये पहले जो 18वीं आईनी तरमीम है उससे पहले जो ओहदे की मियाद होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान की, वो 3 साल हुआ करती थी और फिर 1 साल तक पार्लियामेंट को ये इख्तियार था कि उनके ओहदे में ओहदे की मियाद में तसी कर सकती थी पार्लियामेंट की मंजूरी से। लेकिन फिर वे ये 18वीं आईनी तरमीम में ये कर दिया कि जनाब 5 साल होगी, तो उसके बाद यानी 5 साल आइंदा से, यानी ये शुरू होती है सिकंदर सुल्तान राजा साहब से। नासिर मुल्क साहब जो है 3 साल पूरी करके ही गए थे, तो नासिर मुल्क साहब के दौर में 4 अरकान जो थे इनका तकर्रर हुआ था इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के तौर पे, और मेरा ख्याल उसमें कोई आईनी कबाहत थी या क्या मामला हुआ था, 2 अरकान जो थे उनसे हल्फ लेने से इनकार कर दिया था नासिर मुल्क साहब ने, और वो नशिस्तें खाली, फिर दोबारा उस पर नगोशिएशन शुरू हुई दोनों पार्टियों के दरमियान, अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली में है और वज़ीर आज़म के दरमियान। और ये मार्च 2019 में ये 2 नशिस्तें जो हैं ये खाली हुई थी और तकरीबन 3 साल तक, 3 साल से भी ज़्यादा अरसा लगा था ये नशिस्तें जो हैं ये फिल करने में। इनके साथ आपस में कोई यानी कि मीटिंग्स हो रही हैं लेकिन नतीजा खेज नहीं हो रही, हर दफ़ा लड़ाई हो रही है। और ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं जिनके खिलाफ आजकल इमरान खान ने जनाब बड़ा महाज, आजकल क्या मुसलसल उन्होंने महाज खोला हुआ है उनके खिलाफ। ये इनका नाम किसने दिया था? वजीर आजम के तौर पे इमरान खान ने इनका नाम दिया था, जिससे अपोजिशन वालों ने इत्तेफाक किया था। अब उसी के खिलाफ हो गए हुए हैं, उनके खिलाफ ट्वीट भी किए हैं पीटीआई वालों ने, तो उन्होंने जवाबी ट्वीट किया इलेक्शन कमीशन ने। उनका जनाब जब सारे एक पेज पे थे सारे अदारे, मैं उस वक्त भी आइन के साथ खड़ा था और आइंदा भी आइन के साथ खड़ा हूँगा। फौज वाले भी यार इकट्ठे हुए सी और उधर सुप्रीम कोर्ट भी गुट्टू सीजू वाले सारे जिन्ने भी उस तो अगे पिछे वाले जिन्ने भी सी, वो सारे बुला बुला के दबके नहीं मार देंगे सी,
सिकंदर सुल्तान राजा नु ये जाके डट जाता से। अच्छा बहरहाल ये जनाब मैंने अर्ज किया कि मार्च 2019 में जो 2 ओहदे खाली हुए थे ना इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के, वो मई 2022 में 3 साल बाद उनका तकर्रर हो सका था। और फिर वो थे जनाब बाबर हसन भरवाना साहब थे और दूसरे थे जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्ला साहब। तो जो इस वक्त भी इन्होंने 2027 में इन्होंने रिटायर होना है, 5 साल की इनकी मुद्दत जो है ये पूरी होनी है। अब अभी तक अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान जो इस हवाले से मुज़ाकरात या राब्तों का कोई सिलसिला ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, वज़ीर आज़म नहीं बुला रहा, ये फर्ज कर लेते हैं, चलो वज़ीर आज़म साहब जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, वही ये खत लिख दें कि जनाब वाला ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन के ओहदे की मियाद है वो खत्म हो चुकी है 5 साल। वो 5 साल बाद पहले वो जो पहले था ना आइन में, वो ये था कि उसने 5 साल बाद घर चले जाना है। फिर वो कोई बीच में कायम काम जो है वो सीनियर मेंबर जो होगा वो कायम काम के तौर पे जो मौजूद होगा वो काम करेगा। लेकिन फिर ये अब 26वें आईनी तरमीम में इन्होंने कर दिया कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबर के आने तक ये साहबान जो हैं ये काम करते रहेंगे। यानी जब तक नया नहीं आ जाता चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो 2 मेंबर गए हैं इनके साथ वो नहीं आ जाते उनकी जगह पे, तो ये कंटिन्यू करेंगे और इससे वो फायदा उठा रहे हैं। इनकी तरफ से कोई खत नहीं जा रहा। आइन के आर्टिकल 215 के तहत जो है ना वो जनाब पहले उन्होंने मामला देखने होते हैं अपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली में जो है, और जो वज़ीर आज़म है उन्होंने बाहमी मुशावरत के साथ एक नाम पे इत्फाक करना होता है और फिर वो पार्लिमानी कमेटी को भेजना होता है मंजूरी के लिए। पार्लिमानी कमेटी जो है वो 12 अरकान पर मुश्तमिल है। अगर उनमें इत्फाक नहीं होता अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान, तो फिर वो 3-3 नाम जो हैं वो पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। अब पार्लिमानी कमेटी में जो 12 अरकान पर मुश्तमिल होती है और जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के वो कमेटी की तश्कील करते हैं। अपोजिशन वाले अपने नाम देते हैं और जो हिज़्ब इक़्तिदार है वो अपने नाम देती है। उसमें से जो 12 रुकनी कमेटी जो है उसमें 1/3 जो है ना वो सेनेट से होना ज़रूरी है। तो इसमें 6 अपोजिशन के और 6 जो हैं वो हुकूमत के अरकान होंगे। अब जो अपोजिशन वाले हैं उनमें 5 तो होंगे पीटीआई के और 1 साहब जो होंगे वो होंगे जमीयत उलमा इस्लाम के, यानी 5 + 1 6 और 6 जो है वो हुकूमती जमातों की। उन्होंने मिलकर ये तय करना है कि इनमें से जो नाम आएंगे वज़ीर आज़म की तरफ से या अपोजिशन लीडर की तरफ से, जो अगर उन पर इत्फाक नहीं होता किसी नाम पे, 3-3 नाम आते हैं, उनमें से फिर 1 नाम का ये जो है ये फैसला करेंगे। ये चीफ इलेक्शन कमीशन होगा। इसी तरह जो मेंबरान हैं उनके लिए भी 3-3 यानी 1 सीट के लिए 3-3 नाम जो हैं वो रिकमेंड करके भेजेंगे। अगर इत्फाक नहीं होता वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान, तो फिर वो उनमें से 1-1 साहब जो हैं मेंबर के तौर पे जो कमेटी है उसका फैसला करेगी। लेकिन अभी तक ये काम शुरू ही नहीं हुआ। तनकीद हो रही है चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इमरान खान और पीटीआई की तरफ से, लेकिन नया नाम ना उनकी तरफ से आया है ना कोई खतो किताबत हुई है। जनाब इधर बैठे देखें, वज़ीर आज़म साहब आपने तो इनवाइट नहीं किया। हमारी दरख्वास्त है कि हमारा मुतालबा है कि बैठे इसको आगे मामले को लेके चलें। इलेक्शन का मुतालबा भी किया जा रहा है, जल्द इलेक्शन हो जनाब। मौलाना साहब भी कह रहे हैं, खान साहब भी कह रहे हैं जनाब ये देखें ये धांधली वाला, जब तक जनाब यहाँ साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं होगा तो मामला चलेंगे आगे कैसे। अब बताए जनाब ये जो इमरान खान साहब हैं इन्होंने जनाब ये एक ट्वीट किया है कि जनाब रमज़ान अल मुबारक के बाद अपोजिशन की जमातों के साथ जनाब हम मिलकर लाहेअमल बनाएंगे और मुल्क-गिर तहरीक चलाई जाएगी। और जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी है उसको ये कह दिया गया है जनाब राब्ते तेज करें। चंद दिन पहले भी राब्ते हुए थे, तो मौलाना साहब जो है उन्होंने मुतालबा तो कर दिया नया इलेक्शन का। अब मौलाना किस बात पे तहरीक चलाएं? 26वीं आईनी तरमीम की तो वो खुल खिला के हमायत कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं जनाब हमारा टारगेट तो आईनी अदालत था, चलो आईनी बेंच भी बन गया तो ठीक है, उसकी हिमायत करनी चाहिए। ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब।
और फिर धांधली की अगर बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो सबसे ज्यादा मौलाना के बकौल धांधली हुई है, हमारा मैंडेट वहां से चलाया गया है। एक बार दूसरा, ये मौलाना को क्या थ्रेट और उनकी जिंदगी को किससे खतरा है। अच्छा, अब जो खान साहब हैं, इनकी पार्टी के अंदर तो इत्तेफाक ही नहीं है। शेर अफजल मरवत को निकाला तो उसमें जुनैद अकबर ने भी आवाज बुलंद की, अली मीन कंडापुर ने भी आवाज बुलंद की, कई और लीडर जो है पीटीआई के, उन्होंने भी कहा कि हम खान साहब से बात करेंगे। और शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि मैं खुद पीटीआई हूं, पीटीआई के अरकान मेरे साथ हैं। ये 5-6 लोग हैं जो खान साहब के जाके कान भरते हैं और उनके कहने पे मुझे ये जो निकाला नुकुला गया, जो भी मामला हुआ है, तो अब क्या इज्जत रह गई है। वो खान साहब के इस फैसले पे कुछ इस अंदाज में तनकीद कर रहे हैं कि खान साहब करना था कच्चा हैगा, उन्हें पता ही नहीं है किसे गल रहा, जो ये लोग जाके दसते ने। सब तो ज्यादा गिला जड़ा शेर अफजल मरवत को, वो सलमान अकरम राजा तेगा। राजा साहब ने क्या वैसे कि मेरा तो कोई किरदार नहीं है, वैसे जिस दिन कढ़िया ने इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवाया गया पीटीआई का शेर अफजल, उस दिन जेडे पीटीआई के चेयरमैन ने बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी कहा था मेरे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। अब जी शेर अफजल मरवत साहब जो कह रहे हैं जनाब लोग मेरे साथ हैं, कारकुन मेरे साथ हैं, मैं खुद पीटीआई हूँ, तो फिर उनकी तरफ से जो इनको निकालने का नोटिफिकेशन है वो कहाँ गया। इमरान खान की जो पार्टी में गिरफ्त है वो कहाँ गई। और फिर दूसरा, खान साहब जो है ये फरमा रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम के मौका पे जो अरकान असम्बली या सेनेटर जो थे वो गायब थे वोटिंग के वक्त, उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। एक बंदे को नहीं निकालना, बाकी सबको निकाल दिया जाए। उसको क्यों नहीं निकालना? पहली बात तो ये है कि उनका केस जो है, जो गैर हाजिर थे, बहुत मजबूत है। इन्होंने तो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था, ये तो खुद गैर हाजिर हो गए थे, असेंबली से निकल गए थे, तो वो भी गैर हाजिर हो गए। और 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के लिए, तो ये 2/3 इनकी गैर हाजिरी का मतलब ये है कि इन्होंने वोट नहीं दिया। अंदर भी मौजूद होते हाल के हाउस में या बाहर, बात एक ही है। दूसरी तरफ से शो होने थे 2/3 लोग, वो उन्होंने कर दिए। अब ये कहते हैं सबको निकाल दो। अब उनमें से बहुत सारे लोग हैं, उनके जो बयान सामने आ गए थे, उसी दिन सामने आ गए थे वो लोग कि जनाब हम तो जनाब बैठे हुए थे इंतजार में कि अगर वोटिंग का मरल आता तो हम किसी न किसी तरीके से हमने पहुंच ही जाना था। अब खान साहब ये कहते हैं, जो जैन कुरैशी साहब है ना, उनको कुछ नहीं कहना। जो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, वो भी गायब हो गए थे ना बीच में, आपको पता ही है, लापता हो गए थे। फिर बाद में उन्होंने खुद ही बयान दे दिया, मैं पता नहीं कहाँ चला गया था, मैं पहुंच गया था इस्लामाबाद उस दिन जिस दिन जनाब ये वोटिंग शूटिंग होनी थी। कुछ लोगों के बारे में ये इल्जाम है, शोकाज वगैरह भी जारी हुए थे उनको, कि वो राब्ते में नहीं थे। कुछ लोग राब्ते में थे, तो जिन लोगों के खिलाफ ये लग रहा है कि उनको निकाला जाएगा, जो गायब थे या राब्तों में नहीं थे, उनमें तो एक जनाब रियाज फतेहाना साहब का नाम लिया जा रहा है, दूसरा मुकदाद अली साहब है, और तीसरा जनाब असलम गुमन साहब हैं, और फिर शेर अफजल मरवत को निकाल ही दिया है, ये एक अलग इशू है। और फिर औरंगजेब खिच्ची साहब है, जूर कुरैशी साहब है, मुबारक जेब है, असमान अली है, और सेनेटर है जरका सोरवर्दी, फैसल सलीम वगैरह वगैरह। ये इस तरह के कुछ लोग हैं जिनको कहते हैं अब पार्टी से निकाल दो इनको। पार्टी से अगर निकाल देते हैं, जैसे शेर अफजल मरवत को आपने निकाल दिया, फिर तो वो आज़ाद हो जाएंगे, वो डी सीट नहीं होंगे। डी सीट इसलिए नहीं होंगे कि वो तो हैं जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्या कोई ऐसा हुक्म जारी किया था जनाब आपने हाजिर रहना है अंदर? अगर वोट नहीं दिया उन्होंने 26वीं तरमीम के हक में या मुखालफत में, तो आप लोगों ने भी तो नहीं दिया ना। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पीटीआई को सीटें देने वाला, वो तो गैर मौसर हो चुका हुआ है। जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ गई हुई है, वो मामला अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने भी लिख के भेजा हुआ है जनाब, उधर स्पीकर की तरफ से जनाब खाता आ गया है कि जो सीटें जो नए कानून के मुताबिक जो है तरमीमी कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें दें, और एक आपका हुक्म से दसों की करिए। इस तरह मामला ये तो आज़ाद हो जाएंगे, ये तो पार्टी डिसिप्लिन से निकल जाएंगे। जो थोड़ी बहुत गिरफ्त है आपकी पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से, वो भी खत्म हो जाएगी, निकल गए आपके हाथ से। अब शेर अफजल मरवत जो मर्जी करे, इधर बैठे उधर बैठे, जो मर्जी करे, निकाल नहीं सकते उनको ये।
आयशा गुलाली को इन्होंने निकाला था ना, कोशिश की थी ना डी सीट करवाने की, वो जजमेंट मौजूद है, नहीं निकाल सके थे, निकाला नहीं जा सका था। डिफेक्शन क्लास में ये नहीं बंदा पार्टी छोड़ दिया, ये कहता हमने तो छोड़ी नहीं। 63A जो है वो यही है ना कि डी सीट कैसे होना है, डिफेक्शन क्लास कैसे लगनी है। एक तो ये कि वजीर आजम का इलेक्शन या अदम एतमाद, उसमें पार्टी पॉलिसी से हटके वो वोट दे, बजट पे पार्टी पॉलिसी से हटके वोट दे, या अगर कोई आईनी तरमीम है तो पार्टी पॉलिसी से हटके वोट दे। तो पार्टी पॉलिसी यही थी कि जरा वोट नहीं देना, तो उन्होंने वोट नहीं दिया, अब कैसे निकालेंगे? या फिर उसने पार्टी छोड़ दी हो, ये कहते हैं कि हमने तो पार्टी छोड़ी नहीं, हम तो खुद पीटीआई है, हम तो पीटीआई के अंदर है, हमने कब छोड़ी है? तो फिर ये डीसी दिन जब हो सकते हैं तो फिर आप क्यों इनको निकालने पे तुल गए हैं? क्यों पार्टी के अंदर जो इंतशार है उसको बढ़ावा दे रहे हैं? आप कह रहे हैं मैंने तहरीक चलानी है, तहरीक चलाने के लिए आपको कम से कम अरकान असम्बली की हिमायत तो चाहिए ना। अगर पंजाब में तो लोग निकलते नहीं, अब वो सहमे हुए हैं या क्या है, जो भी वजूहात हैं, लेकिन वो निकलते नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी वाला जलसा है, वो भी आप लोगों ने देख लिया कि क्या मामला थे। स्ट्रीट पावर इनके पास खत्म हो चुकी हुई है, जो 26 नवंबर को हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद तो रही सही कसर जो है वो भी निकल गई हुई है। लोग डर गए हुए हैं इनके, सच्ची बात है। हो सकता है दिल में हमदर्दियां हों, लेकिन बाहर आने के लिए तैयार नहीं। कभी ये मौलाना साहब का सहारा कंधा ढूंढते हैं, मौलाना साहब इनको खिलाते रहते हैं, ठीक है जनाब हम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पहले भी उन्होंने 26 में आईनी तरमीम से पहले भी इनको खिलाते रहे, और 26 में आईनी तरमीम जो है अपनी मर्जी के साथ वो मंजूर करवा के ये गए वो गए, ये मुंह देखते रह गए। और अब ये भी वो कहते हैं जब 26 में आईनी तरमीम तो उनकी रजामंदी के साथ जनाब ये रजामंद हुए तो हमें इतफाक हुआ तो मैं भी रजामंद हुआ था, मौलाना साहब ये कहते हैं। मौलाना साहब जिस सतह के खिलाड़ी है सियासत के, ये पीटीआई के जो नए लोग हैं वो तो नहीं वहां तक पहुंच सकते। इवन इमरान खान साहब जो फैसले कर रहे हैं जब तहरीक चलाएंगे रमजान के बाद, पहले तो आपसे तहरीक जो चल नहीं पा रही, और फिर जो लोग आपको कोई साहिब मशवरा देने के काबिल है, कोई उनके साथ भी निगोशिएशन कर सकते हैं, हुकूमत के साथ भी, कोई उनकी बात में वजन भी है। शेर अफजल मरवत ने इब्तदा में ये कहा था जनाब हम तो ऐसे लगते जैसे सोकड़ा है, सोकना तरह मैं हाथ मिला लिया ना नाल तो मेरी पार्टी में ना नाराज होगी। उन्होंने सुलह की बात की थी ना पहली मरतबा, अब आपने कहा जिसको भी निकाल दो। फवाद चौधरी साहब जैसे भी हैं, उनके पास जो मशरूम की जमीन है उससे भी आप फायदा नहीं उठाते। कभी कहते हैं जनाब इसको निकाल दें ये भगोड़ा है, कभी उनके कान में खुसर खुसर करते हैं। वो बाहर आए कहते हैं मैंने ये पूछा खान साहब से, खान साहब ने ये कहा, जब ये कह रहे थे जनाब 99% जो है मामला तय पा गए थे, तो मैंने खान साहब से पूछा, खान साहब ने कहा कोई मामला तय नहीं पाए थे। इस तरह के खान साहब की रिहाई के लिए जो भी ये मुज़ाकरात वगैरह कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी कि अंदर की खबरें भी वो देते रहते हैं। फवाद चौधरी साहब, उनके भाई जो हैं फैसल चौधरी, वो इमरान खान के वकील भी हैं। अच्छा, फवाद चौधरी और शहब शहीन साहब की हुई ये लड़ाई, ये खबरें आपने देख ली होगी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इससे। वो जो उसका जेल का जो है ना गेट नंबर 5, पहले 2004 नंबर होता था ना गेट नंबर 4 GH का, ये गेट नंबर 5 पे। तो वो कहते हैं जनाब वो गपशप कर रहे थे शहब शहीन साहब साफियों के साथ, और उन्होंने बता रहे देखा मैं तुम दस ना 15 दिन पहले दसिया तुम कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी जो कट देते जाना। तो फवाद चौधरी साहब आए, जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा ये तो टाउट हैगा, ਤੁਸੀਂ टाउट ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ, एस्टैब्लिशमेंट एजेंसियां ਦਾ टाउट ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। फिर वो गए हैं, सुना जनाब उन्होंने मौका नहीं दिया उनको, उन्होंने जनाब ऐसे खंचा है या थप्पड़ थप्पड़ मारा है, वो गिर गए हैं, तो उनके बाजू में चोट भी लगी है। तो उसके बाद अब शहब शहीन साहब ये कह रहे हैं अंदर चल गए जनाब, अंदर चले गए, उसके बाद यानी वो फेंटी शेंटी लगा के ना निकल गया। अब शहब शहीन साहब जो अंदर जाके इमरान खान साहब को पूरी स्टोरी सुनाते हैं, आप देखे मेरे ये ऐसे हो गया, जख्म जख्म भी दिखाया। इमरान खान ओह अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਇਨਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ खान साहब ने। अच्छा, बाहर निकल के फवाद चौधरी साहब एक फातहाना अंदाज में पता नहीं कितना बड़ा मार का सर कर लिया है, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये शायद खान साहब की आशीर्वाद के साथ ये हुआ। उनका जब खान साहब ने सुलह करवा दिया, जनाब खान साहब का हुक्म था तो मैंने सुलह कर ली है। तो उसके बाद जब ये साहब बाहर आए हैं, इनसे बात की मीडिया वालों ने शहब शहीन साहब से, तो उन्होंने कहा जनाब मेरी कोई सुनने, मैं तो जनाब मरते दम तक माफ नहीं करूंगा, लेकिन FIR भी दर्ज नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तो बदला मौके पे हमने तो ले लिया था।
उसने जितना मारा उससे ज्यादा हमने उसको मारा है। और फवाद चौधरी को ना मारने के कोई शवाहद है, ना ही उनका जो चेहरा है, जिस तरीके से वो गए हैं गाड़ी में बैठ के फातन अंदाज में, मुस्कुराते हुए तंजी अंदाज में, तो ये इस सत्ता पे भी जो है इनके अंदर लड़ाइयाँ हैं। और फिर जो मैं कह रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब को एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो हैं वो आए हमारे साथ मिलकर तहरीक चलाते हैं, दूसरी तरफ ये जनाब एक एडवाइजरी नोटिस जो है ये जारी हुआ है, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये जनाब एडवाइजरी नोटिस जो है ना, जो मुतलका एएसपी साहब हैं डेरा इस्माइल खां के, उनकी तरफ से ये जारी हुआ है। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब मौलाना साहब को कि जनाब ये जनाब हम जो ना थ्रेट लेटर जो है, ये रिपोर्ट आई है हमें थ्रेट की, और जो फितनतुल खारिज है ना, उन्होंने ये कोई प्लान बनाया है, मौलाना फजल रहमान साहब की जिंदगी को खतरा है और उन्होंने हमला करना है। और वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने जो मनसूबा है खुफिया तरीके से सरअंजाम देना है। ये देखें, खुफिया तरीके से सरअंजाम देना है, और फिर बाद में उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करनी। इनको कैसे पता है जनाब जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी उन्होंने? फितनतुल खारिज ने, तहरीक तालिबान ने, या जो भी लोग होंगे। खत में कहा गया है मौलाना फजल रहमान साहब से कि आपको तो पता ही है कि धमकियां शमकियां आपको मिल रही हैं, और इसका हालिया सबूत ये है कि उन्होंने हमला करना है कि बाजोड़ में और केपी में मुख्तलिफ जगहों पर हालिया जो दहशतगर्दी के हमले हुए हैं जमीयत उलमा इस्लाम पे, तो और फिर वो कहते हैं जनाब आप जो है ना अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं। हुकूमत ने सिक्योरिटी दे रही डेरा इस्माइल खान, उन्होंने कह रही है कि अपने घर दे जनाब गार्ड वधा दो। अगर तुम कोई बंदा मिलना होता ना, ओदी अच्छी तरह जी ने जनाब जांच पड़ताल कर लो, पुछ प्रतीत कर लो, और फिर अपनी मूवमेंट जो है ना ये कम से कम करें। बाहर नहीं निकलना, तुसी घर ही रहना। जिदा इलेक्शन देने जो है मौलाना नाल इस तरह के ਜਿਹੜੇ थ्रेट अलर्ट ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ उनकी कहते एडवाइजरी नोटिस वगैरह उदों ही मिलते होंगे सी, कहते तुसी बाहर नहीं निकलना, घर रहना। अब अगर उन्होंने घर रहना है, मूवमेंट कम करनी है, तो फिर वो तहरीक कैसे चलाएंगे? खान साहब जो कह रहे हैं जनाब तहरीक चलानी, यानी कल ही खान साहब जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जनाब हम रमजान मुबारक के बाद अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे, और तहरीक में अगर कोई ताकत फराम कर सकता है, अवामी ताकत फराम कर सकते हैं, वो मौलाना साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब। और कल ही यानी 15 फरवरी को ये एडवाइजरी नोटिस मौलाना साहब को मिलता है, जारी होता है कि मौलाना साहब तुसी बाहर नहीं निकलना। तो ये खान साहब किन के पीछे लगे हुए हैं, इनको अदराक नहीं है, या फिर एक खास सत्ता पे जाके जब इंसान मायूस हो जाता है ना, फिर वो ऐसी हरकतें करता है। और मेरा ख्याल है खान साहब ना उस सत्ता पे पहुंच गए हुए हैं। मायूसी की इंतहा होती है ना कि जनाब देखी जाएगी उन जो होएगी, खान साहब वो उस चक्कर में, यानी इन्होंने जब से ये गए हैं उसके बाद मेरे ख्याल इन्होंने 35 36 37 ये वो वाली मिला के नवंबर वाली, वो जो बुशरा बेगम साथ आई थी लेके, 37 के करीब जो एहतजाज की कालें दे चुके हुए हैं, एक भी कामयाब नहीं हुई। इवन के जो जलसा है सवाबी वाला, वो भी तो एहतजाजी जलसा था ना, वो भी नाकाम हुआ। तो ये किस बलबूते पे तहरीक चलाना चाह रहे हैं? अपना रवैया ठीक करें। जो कहा जा रहा है कि भाई जी अपना रवैया ठीक कर लो, तो दूसरे पासे भी हो सकते हैं कोई मुस्बत जवाब थोड़ा मिल जाए, वरना तो शटअप कॉल जिदन दी आर्मी चीफ ने उस दिन घुम घुमा के साफियां वाल लाए। साफिया ने कितने यार इंटरेक्शन होता एडी जल्दी आर्मी चीफ का एक आम तकरीब दे आके वो दस के चले गए, दो फिक्रियां दे पूरी इन्हों की खतां वाली कहानी जी खोल के चले गए हाफिज साहब। बहरहाल देखे अब क्या होता है। रमजान तो खैर सुकून के नाल गुजर जाएगा। खान साहब ने रमजान तो बाद ही कॉल दी है, और फिर जो चैंपियन ट्रॉफी वगैरह हो रही है वो भी मेरा ख्याल है सुकून नाल ही निकल जाएगी, क्योंकि इन्होंने ईद तो बाद इन्होंने कहना हम गर्मी आ गई है, गर्मी के जो तहरीक नहीं चलती होंगी, सर्दी का इंतजार करो। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।